हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग आवर चैनल। वैदिक भारत के बारे में हमने भौगोलिक विस्तार के बारे में बात किया था पिछले वाली वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे वैदिक काल का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन कैसा था, वो कैसे रहते थे, पितर समाज था या फिर माता को ज्यादा तो देते थे, पुरुष समाज था, स्त्री को ज्यादा भावनात्मक तरीके से देखा जाता था, या क्या था, कैसे कैसे वहां पर सामाजिक जीवन लोग व्यतीत कर रहे थे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे कि समाज कैसा था। जो समाज था उस समय वो था समता मूलक। अब ये समता मूलक क्या है? समता मूलक का मतलब क्या है कि कोई भी भेदभाव नहीं था। जैसे कि अपना संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, उसी समान वैदिक काल का जो समाज था वो समता मूलक समाज था, कोई भेदभाव नहीं था। क्या था? जो अपना ऋग्वेद है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10वें मंडल का एक सूक्त है जिस सूक्त का नाम है पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में क्या किया गया है? वर्ण विभाजन किया गया है। परंतु जो अपना ऋग्वेद था इसमें 3 ही वर्ण देखने को मिल रहे हैं। एक तो पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य। जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में एक वर्ण गायब था, वो उसका नाम क्या था? शूद्र वर्ण। और ये तीनों वर्ण ऋग्वेद में समता मूलक आधार पर रह रहे थे, यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं था। देखो, यहां पर एक कहानी मिलती है कि मैं एक कवि हूं और मेरी माता एक गृहिणी है और मेरे पापा एक वैद्य हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी चाहे अपने अनुसार क्या कर सकता है? अपने कार्य के अनुसार क्या कर सकता है? वर्ण निर्धारण कर सकता है। मतलब क्या हुआ? वर्ण के आधार पर कार्य नहीं था, जाति के आधार पर कार्य नहीं था, परंतु कार्य के आधार पर जाति बनाई गई थी उस समय पर। यह तो बात हो गई सामाजिक जीवन में समाज के बारे में। तो समाज कैसा था? समता मूलक समाज था सबसे पहले। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो समाज था उसमें, समाज में स्त्री ज्यादा, प्रभाव ज्यादा था स्त्रियों का या पुरुषों का प्रभाव ज्यादा था? देखो, जो समाज था वो पितर समाज था। अब पितर समाज कैसे था उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखो, मैंने बताया ये लोग ना पशुपालन करते थे और पालन करने के लिए ये लोकेट होते रहते थे, रीलोकेट होते रहते थे। आज यहां है, यहां पर घास खत्म हो गई तो कल यहां होंगे। तो क्या होगा? ए जगह से बी जगह जाने में इन लोगों को क्या करना पड़ता? बी जगह के जो लोग थे इन लोगों से युद्ध करना पड़ता, और युद्ध में जो चीजें रहती वो चीजें पितर समाज यानी कि पुरुषों के स्वामित्व की और इशारा करती हैं। यानी कि युद्ध में जो हिस्सा लेंगे वो लोग लेंगे, पुरुष लोग लेंगे। और कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं ऋग्वेद में जिनमें बताया गया है कि एक जुआरी ने क्या कर दिया? अपना बेटा ही बेच दिया, अपना बेटा तथा अपनी पत्नी को बेच दिया। ठीक है, ये चीजें संकेत करती हैं कि उस समय क्या रहा होगा। एक तो युद्ध का समय था, युद्ध में पुरुष लोगों का स्वामित्व रहता है, एक तो ये चीज इशारा करती है। दूसरी कुछ कहानियां ऐसी मिलती हैं जिसमें लोग, जो पुरुष थे वो क्या करते? जुआरी थे, जो दिवालिया थे, दिवालिया जुआरी के
कहानी है उसने अपना बेटा तथा अपनी पत्नी बेच दी। ठीक है, ये चीजें उत्कर्ष करती हैं कि पितर समाज उस समय पर रहा होगा। दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति देख लेते हैं इस समाज में कैसी थी। महिलाओं की स्थिति ये तो बोल सकते हैं खराब थी, ना ये बोल सकते हैं बहुत अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति कैसी रही होगी इस समाज में? स्त्रियों की जो स्थिति थी इस समाज में, वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, वर चुन सकती थी, और उनका उपनयन संस्कार होता था। ये उपनयन संस्कार क्या है? अपने गुरु के पास रहना। देखो, ये चीजें क्या है? अपना वर चुनना, शिक्षा ग्रहण करना, अपना वर चुनना, उपनयन संस्कार करना, ये चीजें बताती हैं कि अच्छी स्थिति की तरफ इशारा करती है। बट कुछ ऐसी चीजें थी जैसे कि बहुपति प्रथा, यानी कि एक स्त्री का विवाह ज्यादा पुरुषों के साथ कर दिया जाता था, यह भी प्रथा वहां पर मौजूद थी। एक प्रथा थी नियोग प्रथा। इस प्रथा में क्या होता था कि अगर किसी स्त्री का पुरुष मर जाए तो उसकी शादी उसके देवर के साथ कर दी जाती थी, और यह शादी वैलिड रहती थी पहले पुत्र तक। इसी को क्या कहते हैं? देखो, अगर किसी स्त्री का पुरुष मर गया तो वो सती नहीं होगी, वो अपनी जान नहीं देगी, बल्कि अपने देवर के साथ शादी कर लेगी। अगर उस देवर के साथ शादी करने से उसको एक लड़के की प्राप्ति होती है, एक पुत्र की प्राप्ति होती है, तो वो शादी अब कैंसिल कर दी जाएगी, वो स्त्री अब दर दर की ठोकरें खाएगी। तो क्या ये प्रथाएं स्त्रियों की, महिलाओं की अच्छी स्थिति की तरफ इशारा करती हैं या नहीं करती हैं? आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, बट कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी जिनकी स्थिति थोड़ी सी अच्छी देखने को मिलती है, जैसे सिकता, घोषा, पाला। कुछ ऐसी महिलाएं हैं ऋग्वैदिक समाज में जो शिक्षित थी, व्यंग्य करती थी, वाद विवादों में भाग ले सकती थी। ठीक है, स्त्री उस समय पर ऋग्वैदिक काल में यज्ञों में भाग लेती थी, ठीक है, पूजा पाठ में भाग लेती थी, सभी चीजों कर सकती थी। पर कुछ ऐसी चीजें, दो तीन चीजें ऐसी हैं। क्या पर्दा प्रथा थी? पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये चीजें ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, क्योंकि ये चीजें अरब भारत से तुर्क भारत में हम जाएंगे तो वहां पर इंट्रोड्यूस होंगी। तो क्या हुआ? शिक्षा, वर चुनने की आजादी उनको दी गई थी, लेकिन बहुपति प्रथा, नियोग प्रथा, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो स्त्रियों के हालात पर सवाल उठा देती हैं उस समय के हालातों पर। तो समाज के बारे में जानकारी हमने ली कि कैसा कैसा वहां पर समाज रहा होगा। ठीक है, तो स्त्रियों की स्थिति हमने जानी, पुरुषों की स्थिति हमने जानी, समाज के बारे में बात की। तो समतामूलक समाज था, स्त्रियों की दिशा अच्छी नहीं थी और कुछ अच्छी भी थी, कुछ बातें गलत थी, कुछ बातें ठीक थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।